आदर्श मिथिला पार्टी बनाने के पहले उद्देश्य ये है कि जो हिमालय के दक्षिण और इंडिया का जो भाग है, गंगा के उत्तर और गंडक और कोसी के बीच का मिथिला भाग है, इस मिथिला भाग का विकास हो। हम लोगों ने ये अनुभव किया कि हमेशा मेडिकल पढ़ते हुए या बाद में भी कि ये पटना के चलते बहुत सारे लोग पटना में रह के यहाँ जातिवाद का हवा देते हैं, वोट यहाँ से ले जाते हैं और हमारे यहाँ विकास नहीं करते हैं। जैसे कि आईआईटी खुल गया पटना में, पहले एम्स भी वहीं खोल दिया, उसी समय में मुजफ्फरपुर में एम्स खोल देना चाहिए था, दरभंगा में खोल देना चाहिए था, सहरसा में खोल देना चाहिए था, आईआईएम वहीं खोल दिया। तो हम देखें कि यहाँ से स्टूडेंट सब का यहाँ से पलायन हो रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का पलायन और मजदूरों का भी पलायन हो रहा है, क्योंकि बाढ़ का कोई समुचित ये नहीं है, जो भी सेंटर से फंड आता है ये लोग खा जाता है। थोड़ा बहुत पहले झारखंड से आता था तो झारखंड तो अब अलग हो गया। आज के पटना से और मगध से हमको कोई भी फंड हमको नहीं आता है। हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स पर पटना चलता है। तो सवाल है कि एक बस का यदि आप जोड़िएगा कि 50 पैसेंजर दिन में 150 बस खाली मधुबनी जिला से मतलब चला जाता है, 300 रुपया उसका भाड़ा है, ये टोटल करीब 1 करोड़ रुपया रेलवे का भी थोड़ा जोड़ दीजिए, 80 करोड़ ट्रेन का बस, तो एक जिले से 1 अरब रुपया एक साल में पटना चला जाता है। क्यों चला जाता है? तो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट का बेंच तो मुजफ्फरपुर दरभंगा में बन सकता है। और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन वहाँ बोर्ड है, हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में मिथिला स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आ सकता है, दरभंगा में हाई कोर्ट बन सकता है, पूर्णिया में आईआईटी बन सकता है। अब तो हवाई अड्डा मतलब दरभंगा का सबसे ज़्यादा चल रहा है, इतनी ट्रेन चल रही है। राजधानी एक्सप्रेस एक भी यहाँ से नहीं चल रही है, आपको पता होगा। संपर्क क्रांति दिया, सारी राजधानी एक्सप्रेस पटना से चल रही है, कल हो के मुजफ्फरपुर और दरभंगा से चलेगी जब मिथिला राज्य बनेगा। इसीलिए हमने आदर्श मिथिला पार्टी का गठन किया, जो 2015 ईस्वी में रजिस्टर्ड हुआ भारत का इलेक्शन कमीशन से, और हम लोग तुरंत चुनाव लड़े। पहले आदर्श मिथिला पार्टी में अभी तक कितने विधायक हैं? जी हाँ, ये हमारा तो नया पार्टी है और हमने अभी इलेक्शन लड़ा है। लोकसभा चुनाव में झंझारपुर और खगड़िया से हमने लड़ा, और अभी विधानसभा में समस्तीपुर से, सिमरी बख्तियारपुर से और सिंहेश्वर से लड़ा। पिछले जो आम चुनाव हुआ है, ये तो उपचुनाव हो रहा है, जहाँ से हमारे कैंडिडेट संजय ठाकुर यहाँ से खड़े हैं और ये मिथिलावादी हैं, इसीलिए इनको हम लोगों ने टिकट दिया है। ये मिथिला का क्षेत्र है और यहाँ जो आप जानते हैं कि हाजीपुर में जहाँ गंडक मिलता है वही मिथिला का सबसे सीमान है, दक्षिण सीमान है यहाँ से। तो ये जो हमारे विधायक लड़ रहे हैं, अभी हमने सिमरी बख्तियारपुर में जो हमारे कैंडिडेट लड़े थे, उसके चलते वीआईपी पार्टी का मुकेश सहनी, उसके जो नेता हैं, वो हमारे पार्टी के कैंडिडेट के चलते हार गए। हमको 6000 करीब वोट आया, वो 1400-1500 वोट से हार गए। हारने के बाद भी वो प्रेशर करके मंत्री बन गए। कहीं हारे हुए आदमी को मंत्री नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वो बन गए। तो आप देखिए, लेकिन वो हारे किसके चलते हैं? सवाल जी, आप मुकेश सहनी की बात बोले तो मुकेश सहनी भी जो है कि उम्मीदवार को उतारे हुए हैं, तो आप क्या इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब खुद ही वो हमारे पार्टी के कैंडिडेट से हार गए तो उनका क्या कहना है? मैंने चलते हार गए, जीतने को जो भी जीते, लेकिन हमारा वोट आया तो हमारा तो कैंडिडेट यहाँ जीत रहा है। वो कोई जात पात का नहीं है, सभी जाति का है। आप जानते हैं कि ये जो कर्पूरी ठाकुर के समाज वर्ग के हैं, और कर्पूरी ठाकुर से मेरे पेशेंट भी रहे हुए हैं, हम उनके डॉक्टर भी रहे हुए हैं, जबकि वो बूढ़े थे और मैं जवान था दरभंगा में। तो ये, और उन्होंने कहा था कि हमारा बाप दादा यदि बीमार होगा तो यहीं न जाएगा, हम उनको दिल्ली भेज रहे थे। तो बोले नहीं, आपको जहाँ मन हो डॉक्टर साहब रखिए। तो मेरा उनसे उस ढंग का था, एक डॉक्टर पेशेंट का मेरा संबंध था। यह तो यद्यपि जाति वर्ग अलग है, मैं मिथिला का ब्राह्मण हूँ और वो मिथिला के बोया हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बिना समाज के सभी वर्ण को लेके, 12 वर्ण को लेकर के हम लोग मिथिला में 12 वर्णा भोज करते हैं, बाहर में 4 ही वर्ण है। तो हम लोगों ने मिथिला में सांप्रदायिक सद्भाव रखा है। यहाँ तक कि यहाँ जो दाहा होता है ना, इसको तजिया बोलते हैं, उसमें बच्चा ही से हम लोग जाके जलेबी चढ़ाते थे वहाँ प्रसाद में। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में, हिंदू के बीच में ब्राह्मण और हरिजन के बीच में, ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में ओबीसी, और ये सब बैठ कर केवल यही कैलकुलेशन करते हैं, कहती पिछड़ा कौन है, पिछड़ा कौन है, फलाना कौन है, और कुल मिलाकर उन्होंने बिहार को पिछड़ा कर दिया है। और सारे लोग ये भ्रष्टाचारी हैं। कल तक नीतीश जी उस पार्टी में थे, आज इस पार्टी में। वो
भंग करके क्यों नहीं चुनाव लड़ने के लिए फिर से गए? पूरे बिहार में चुनाव होना चाहिए था। जब कभी कोई मुख्यमंत्री दल बदल करता है तो वहाँ चुनाव अब पूरा बिहार में होना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक ने जो मैंडेट दिया था वो बदल गया। भाजपा भी यही काम कर रही है। कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में उसने यही किया, राजस्थान में उसका नहीं चल पाया। योगी जी को भी हटाने का कोशिश कर रही थी। कब तक जनता के नेता को और पूंजीवादी और थैलेशाही करते रहेंगे? इसलिए मेरा इस चुनाव के द्वारा और कुर्नी के द्वारा देश भर का संदेश जाने वाला है कि देखो 1974 बहुत दिन नहीं हुआ है, करीब 50 साल हो गया जब जयप्रकाश नारायण हम लोग के छात्र आंदोलन में आए थे। एक फिर से आंदोलन की ज़रूरत है। ये चुनाव नहीं है, ये आंदोलन है। जहाँ एक गरीब का बच्चा जिसको खोपड़ी नहीं है, झोपड़ी में रह रहा है, वो महल वालों को, गाड़ी वालों को चैलेंज कर रहा है। तो और चैलेंज कर रहा है, आप यदि उसको वोट दीजिएगा तो आप प्रजातंत्र में अपने विश्वास को स्थापित करिएगा। और मैं फिर से कहता हूँ कि यदि छात्र हमें साथ देंगे तो उनको कोटा जाना नहीं होगा। उनकी सारी पढ़ाई की व्यवस्था दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में हो जाएगी, पूर्णिया और बेतिया में हो जाएगी। बिहार में जो है, तो आपने बोला प्रजातंत्र, तो यहाँ कहाँ पे लगता है आपको कि भाई जनता का शासन है या जनता के इधर उधर गठजोड़ का शासन है? यहाँ तो हम तो चाहते हैं संविधान में वो हो, यदि एक दल नहीं जीते तो फिर से चुनाव होना चाहिए दो दल के बीच में। उस दो दल में जनता किसको चाहती है? यदि मेरा कैंडिडेट, ये 4 कैंडिडेट है, 50% वोट नहीं लाए मान लीजिए, तो फिर से फ्रांस की तरह क्यों नहीं सिस्टम हो जाता है? और ये दल बदल जो थोक में होता है, 2/3 करके वो जो एक्ट है इसमें दल बदल का, उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। आपको गठबंधन बनाना हो पहले बनाइए, चुनाव आयोग को लिख दीजिए। इसके बाद आप दल बदल कर रहे हैं तो मेरा कैंडिडेट हो तो उसके जगह पर भी नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट दल बदल करे या पार्टी गठबंधन दल बदल करे तो फिर से उस जगह पर चुनाव होना चाहिए। मैं ये आपके द्वारा मांग करता हूं चुनाव आयोग के कि इतना जो कर रही है, आज देखिए कितने लोग क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल को चुनाव लड़ने क्यों देते हैं? सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप ये दीजिए वो दीजिए, जनता को इन्फॉर्म करिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इन लोग का 10 दिन के भीतर में कर दे, और जिसके ऊपर 7 साल चाहे उसे गंभीर सजा हो उसको तो चुनाव लड़ना ही नहीं देना चाहिए। फांसी का सजा याफ्ता आदमी और कोई आदमी वो बाहर से जाके चुनाव लड़के जीत जाता है। यह प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र का मखौल है। मैं आपको कहता हूँ ये प्रजातंत्र नहीं है, धनतंत्र है और लाठी तंत्र है। तो इसको यदि बदलना है तो युवकों को आगे आना होगा, और इस उम्र के युवक युवतियां हैं उनको मैं आपके चैनल के द्वारा, चुनाव तो आज खत्म हो जाएगा 5 तारीख को, लेकिन चुनाव के बाद भी आप आइए। और यदि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन इस देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। मिथिला पार्टी ऐसे सारे पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी। और अभी दिसंबर में हम लोग जनवरी तक, 15 जनवरी के बाद एक हमारी मीटिंग भी होने वाली है। कई स्वाभिमान पार्टी और राष्ट्रीय लोकनीत पार्टी, 3 पार्टी का गठबंधन तो अभी तक हो चुका है, और ऐसे सारे मिलकर हम लोग इस तंत्र को बदल देंगे। अपना परिचय बताइएगा। मैं डॉक्टर धनाकर ठाकुर, प्रवक्ता आदर्श मिथिला पार्टी।